हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है हमारे क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है मोहम्मद मेहर और मैं तकरीबन 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं। और मैंने अपनी क्रिप्टो करेंसी की जर्नी स्टार्ट की थी $10 से बाइनेंस पर। बाकी आप लोगों को अपने आखिरी लेक्चर में सुनाऊंगा अपनी पूरी स्टोरी कि कैसे मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना एंड ऑल। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में। आज आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन मिलेगा कि ये होती क्या है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स होना क्लियर होना ज़रूरी है ये ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। तो ये क्रिप्टो करेंसी की ये डेफिनेशन है, ये आप सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है और ये सिक्योर की गई है क्रिप्टोग्राफी से और बेस की गई है नेटवर्क पे, तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया डिफरेंट लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पे। असल में क्रिप्टो करेंसी जो है ये डिजिटल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी जिसे कह सकते हैं। इसकी कोई फिज़िकल फॉर्म नहीं है। जैसे हमारे पास कैश होता है वो हम फिज़िकल हैंड में यूज़ करते हैं, लेकिन आप क्रिप्टो करेंसी को फिज़िकली यूज़ नहीं कर सकते। बिटकॉइन मतलब कि आप निकाल नहीं सकते कंप्यूटर से। आप ये कर सकते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी बेच के यूएसडीटी ले सकते हैं और यूएसडीटी को आप डॉलर से चेंज करा सकते हैं, वो फिर आपका फिज़िकल कैश बन जाएगा। और इसका फ़ायदा ये है कि ये जो ना डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कि इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर हम देखते हैं तो हम बैंक्स में अपने पैसे जमा कराते हैं तो वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, उसके पीछे बैंक्स हैं। अब बैंक्स जब चाहें हमारा बैंक अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं, हमारे पैसे वो यूज़ कर सकते हैं। तो असल में क्रिप्टो करेंसी बनाने का मकसद ये था कि 2008 में जो है ना बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश आया था। तो मार्केट क्रैश आया था तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स के तकरीबन 50 to 60% और कुछ स्टॉक्स तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, मतलब कि बैंक्स डिफ़ॉल्ट हो गए थे। तो उसके बाद एक अनोनिमस बंदे ने ये क्रिप्टो करेंसी का आइडिया सोचा और उसने बनाई। उस बंदे का आज तक किसी को नाम नहीं पता कि किसने बनाई है क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन हमारी पहली क्रिप्टो करेंसी थी, मतलब कि दुनिया में किसी को भी नहीं पता है बिटकॉइन बनाया किसने। उसने अपनी आइडेंटिटी हिडन रखी है। हम सब उसको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक नाम से जानते हैं, सतोशी नाकामोटो। बंदा जो है वो बैंकिंग सिस्टम से जो है ना बहुत ज़्यादा तंग आ गया था, तो उसने भी ये क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट की और बनाई। और पूरा उसने इसका कोड लिखा, कोडिंग की, सॉफ्टवेयर बनाया, इसका एक पूरा सिस्टम बनाया बिटकॉइन का कि ये कैसे ऑपरेट करेगा, इसी कितनी सप्लाई होगी और एंड ऑल। ओके, तो हम फिर आगे चलते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी चलती किस पे है, ये बनी किस चीज़ पे हुई है। क्रिप्टो करेंसी जो है ये ब्लॉकचेन पे बनी हुई है। ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज होता है। ब्लॉकचेन चलता है इस तरह कि लोगों के कंप्यूटर तो आपस में कनेक्ट होते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं क्रिप्टो करेंसी ये बनी किस पे है। ये बनी है ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन जो है वो डिजिटल डेटाबेस और लेजर है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया नोड्स और पीयर टू पीयर नेटवर्क में। तो ये ब्लॉकचेन चलता ऐसे है कि कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बंदों ने कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर्स लगाए होते हैं, वो आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उसके थ्रू ये चलती है टेक्नोलॉजी। और ये डिसेंट्रलाइज होती है, इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई, ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, तकरीबन 19th सेंचुरी की है। ये टेक्नोलॉजी अमेरिकन ने इन्वेंट की थी और ये वर्ल्ड वॉर्स में भी यूज़ हुई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मैसेजेस भेजने के लिए, ताकि वो एनक्रिप्ट ना कर पाए उनके मैसेजेस, कोई सुन ना पाए उनके ऑपोजिशन उनके मैसेजेस। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बिटकॉइन बनाया गया है। अब हम ब्लॉकचेन की ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, फिर ये काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। इसके डिफरेंट नोड्स होते हैं और डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, हैश हैश होते हैं, ब्लॉक नंबर्स होते हैं। वो आप अगर उसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप गूगल पे भी देख सकते हैं। ओके, तो हम फिर आगे चलते हैं।
अब हमारा ये है कि बिटकॉइन कब बना था। बिटकॉइन बना था 2009 में, और इसकी लॉन्चिंग प्राइस थी 0.000 करके कुछ, मतलब ये $1 भी नहीं थी। और ये लोगों को फ्री में बिटकॉइंस दिए जाते थे वेबसाइट्स पे। आप कोई उनका वेबसाइट पे कैप्चा होता है वो सॉल्व करें तो उसमें आपको 50 बिटकॉइन दे देते थे, 100 बिटकॉइन दे देते थे। क्योंकि लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी थी, न्यू टेक्नोलॉजी थी, तो लोग एज काफ़ी बिटकॉइन आई मीन फ्री में दे दिए लोगों को। और ये अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी यही सबसे पहले बनी थी। फिर इसके बाद दूसरी क्रिप्टो करेंसीज भी बनी, जिसमें सबसे बढ़िया इथीरियम। इथीरियम भी काफ़ी लो प्राइस पे स्टार्ट हुई थी। अब आप इथीरियम की प्राइस देखेंगे तो अभी $3500 चल रही है। और बिटकॉइन की आप देखें तो अभी चल रही है $61,000। मतलब कि वो $0 पे था, वहाँ से अगर किसी ने $10 का भी लिया होता तो अभी वो अरब खरब पति होता। कुछ लोग हैं जिन्होंने बिटकॉइन काफ़ी शुरू में, मतलब कि जब लॉन्च हुआ था तब ले लिए थे मजाक मजाक में, तो वो बिलीनियर्स हैं। थोड़े ही लोग हैं लेकिन हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बिटकॉइन काफ़ी फेमस हो गया, उसके बाद लोगों ने इसको अडॉप्ट करना ही शुरू कर दिया। क्योंकि सब लोग ही बैंकिंग सिस्टम से तंग हैं, क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड है। मतलब कि अब दुनिया में अगर आपने किसी को पैसे भेजने हैं, जैसे आप पाकिस्तान रहते हैं, पाकिस्तान में तो बाहर पैसे भेज ही नहीं सकते। दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं तुर्की रहता हूँ, मैंने यूके पैसे भेजने हैं, तो मैं कैसे पैसे भेजूँगा? मैं अपने बैंक में भेजूँगा। बैंक में फिर स्विफ्ट कोड देना पड़ेगा। अब इंटरनेशनल बैंकिंग लगाता है 3 to 5 बिजनेस डे पैसे भेजने में। अब यही अगर मैं $10,000 या $20,000 मैंने यूके भेजने हैं ना, तो बैंक को मौत पड़ जाएगी। वो कहेगा क्यों इतने पैसे भेजने हैं, आप इसे डॉक्यूमेंट्स दें, आपके पास ये पैसे कहाँ से आए। तो काफ़ी मसला है। अब इसके अब इसी को अगर हम दूसरी साइड पे देखें, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में अगर आप पैसे भेजें, अगर आपने तुर्की से यूके पैसे भेजने हैं, आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भेजें, आप बेशक $1 बिलियन भेज सकते हैं और वो विद इन अ मिनट उस बंदे को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कोई कोई कुछ नहीं पूछेगा पैसे कहाँ से आए, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप इस टेक्नोलॉजी से पैसे बहुत आसानी से भेज सकते हैं और विद इन मिनट्स। बैंक्स तो डेज़ लगा देते हैं, वीक्स लगा देते हैं। तो ये मकसद है क्रिप्टो करेंसी का, और इस वजह से इतनी ज़्यादा ये फेमस हो गया है। ईज़ी टू यूज़ है, मतलब कि पीपल फ्रेंडली है। फिर हम आगे चलते हैं। ये मैंने बता दिया आपको बिटकॉइन लॉन्चिंग प्राइस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। फिर हमारा अगला आ जाता है बिटकॉइन माइनिंग या क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। असल में ये जो बिटकॉइन लोगों को मिलते हैं, ये माइनिंग के थ्रू मिलते हैं। माइनिंग ये होती है कि आप कंप्यूटर लेते हैं, नॉर्मल कंप्यूटर नहीं, इसके लिए यूज़ होते हैं हैवी कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स। उस पर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स लगते हैं, ग्राफिक कार्ड्स डलते हैं, और ये काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं बिटकॉइन माइन करने के, क्योंकि बिटकॉइन माइन होता है सॉफ्टवेयर्स के थ्रू और वो काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। उसके लिए आपको सुपर कंप्यूटर्स चाहिए और काफ़ी पावरफुल ग्राफिक कार्ड्स चाहिए और सीपीयूज चाहिए, जीपीयू चाहिए, मतलब काफ़ी चीज़ें आपको अंदर चाहिए। तो उस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लेता है। ये लिखा भी हुआ है, ये प्रोसेस है वेरीफाइंग करने का ट्रांजैक्शन बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे। ये सॉल्व करता है मैथमेटिकल पजल्स, जिसके बदले में माइनर्स को बिटकॉइन मिलते हैं। तो जो माइनर्स होते हैं वो कंप्यूटर्स लगाते हैं, पूरी पूरी माइनिंग की उन्होंने फैसिलिटीज़ बनाई हुई हैं। उसके उन्होंने 50-50 100 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। तो उनको फिर बिटकॉइन मिलते हैं, जो उनको बिटकॉइन रिवॉर्ड में मिलता है उसको वो मार्केट में सेल करते हैं और उसके थ्रू वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं या जो भी उनकी कॉस्ट लगती है माइनिंग में। लेकिन ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। शुरू में माइनिंग काफ़ी प्रॉफिटेबल था, लोगों ने काफ़ी पैसे बनाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्लोली प्रॉफिटेबल होता जा रहा है। और वो क्यों स्लोली प्रॉफिटेबल होता जा रहा है ये मैं आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगा, ये बिटकॉइन हाल्विंग वगैरह। ओके, तो हम आगे चलते हैं। ये है जी फोटो कि क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती है। अब देखें, समवन रिक्वेस्ट अ ट्रांजेक्शन, फिर द रिक्वेस्टेड ट्रांजेक्शन इज ब्रॉडकास्ट टू अ P2P नेटवर्क। P2P मीन्स पर्सन टू पर्सन, कंसिस्टिंग ऑफ कंप्यूटर नॉन एज नॉड्स। नॉड्स जो है सॉफ्टवेयर का एक वर्ड है और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पता होगा।
और P2P नेटवर्क ऑफ नोड्स वैलिडेट्स करता है ट्रांजैक्शन को यूज़र स्टेटस यूजिंग नॉन एल्गोरिथम्स। ओके, तो उसके बाद ये वेरीफाइड होती है ट्रांजैक्शन, फिर वो दूसरी ट्रांजैक्शन के साथ मिलती है, फिर ब्लॉक ऑफ डाटा बनाता है, लेजर बनाता है। ये मैं आपको थोड़ी टेक्निकल चीज़ें समझ नहीं आएगी, देख लें बस, मैंने कहा मैं आपको वैसे ही बता दूँ। फिर न्यू ब्लॉक ऐड होता है। देखिए इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ये परमानेंट है और ये चेंज नहीं हो सकता। मतलब कि जो आपने एक दफ़ा ट्रांजैक्शन कर दिया वो ट्रांजैक्शन हो गया है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। जो एक दफ़ा आपने पैसे भेज दिए, जो चीज़ एंटर कर दी, वो वही रहेगी सारी ज़िंदगी के लिए, वो कोई छेड़ ही नहीं सकता उसको। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी जगह यूज़ हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट्स इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करती। अगर वो यूज़ करेंगी तो वो बहुत बुरे तरीके से फंस जाएगी। लेकिन ये आप ऐसा ऐसा देखेंगे, लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अडॉप्ट हो गई है, ब्लॉकचेन काफ़ी ज़्यादा मार्केट में यूज़ हो रही है। अगर आप में से कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है तो मैं उसको ये सजेस्ट करूँगा कि वो एआई पढ़े और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पढ़े, क्योंकि क्योंकि आने वाली दुनिया में इसी का ही फ्यूचर है, और रोबोट्स का। फिर उसके बाद एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। लिखा हुआ है वेरीफाइड ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व करता है क्रिप्टो करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स, रिकॉर्ड्स और अदर इंफॉर्मेशन। ये चीज़ें भी लिखी हुई हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि ये आप किसी दूसरी कमोडिटी में रिडीम नहीं कर सकते। मतलब कि आप क्रिप्टो करेंसी को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या सिल्वर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या ऑयल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और इसकी कोई फिज़िकल फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है। और इसकी सप्लाई सेंट्रलाइज बैंक डिटरमिन नहीं करता, इसकी सप्लाई डिटरमाइन करता है नेटवर्क। जो क्रिप्टो करेंसी बनाता है, जो इसका ऑनर होता है, वो इसकी सप्लाई डिटरमाइन करता है, और वो डिसेंट्रलाइज होती है। जो एक दफ़ा उसने सप्लाई कह दी तो वही सप्लाई रहेगी, उसको बाद में कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे हमारे पैसों की अनलिमिटेड सप्लाई है, स्टेट बैंक जब चाहे पैसे छाप देता है। लेकिन इसमें क्रिप्टो करेंसी में जो आपने एक दफ़ा सप्लाई कर दी है, उसके बगैर आप उस सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते। इसलिए तो दुनिया में इन्फ्लेशन हो रही है, हर दुनिया का स्टेट बैंक पैसे छापी जा रहा है हर साल। ओके, तो मैं आप लोगों को एवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में भी बता देता हूँ। ज़्यादा पुराना नहीं मैं जाऊँगा, कम पुराना जाऊँगा। तो पहले हम यूज़ करते थे गोल्ड, फिर उसके बाद हमने यूज़ करना शुरू किया कॉइन्स, जो मेटल के कॉइन्स होते हैं जो भी यूज़ करते हैं। फिर हम पेपर मनी पे शिफ्ट हुए, पेपर मनी जो कैश होता है। फिर उसके बाद हमने ऑनलाइन बैंकिंग शुरू की। पेपर मनी के बाद से वो ऑनलाइन बैंकिंग शुरू हो गई कि आप अपने बैंक अकाउंट में भी पैसे रख सकते हैं, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2009 में एवोल्यूशन ऑफ मनी में क्रिप्टो करेंसी ऐड हो गई, बिल्कुल ही वर्चुअल करेंसी जिसकी कोई फिज़िकल फॉर्म है ही नहीं। और अब फ्यूचर भी इसी का ही है, वर्चुअल करेंसी का। अब काफ़ी ज़्यादा स्टेट बैंक्स मुल्कों के सेंट्रलाइज डिजिटल करेंसीज बना रहे हैं। मतलब कि उनके मुल्क की ऑफिशियल करेंसी होगी, वर्चुअल करेंसी होगी। कैश वगैरह अब काफ़ी कम यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उनकी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना करेंगी सेंट्रलाइज करेंसीज। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी बना रहा है, CBDCs कहते हैं उन्हें। आप इसके बारे में और रिसर्च भी कर सकते हैं। ओके, तो बिटकॉइन के अलावा जो कॉइन्स होते हैं ना, उन्हें कहते हैं आल्ट कॉइन्स, मतलब कि अल्टरनेटिव कॉइन्स। जो इथीरियम हो गया, सोलाना हो गया, BNB हो गया। ओके, तो उनमें एक और चीज़ भी होती है स्टेबल कॉइन्स, जिनमें होता है USDT होता है, USDC होता है, और भी ऐसी स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स का मतलब ये है कि ये स्टेबल रहते हैं, ये US डॉलर से बैक होते हैं। मतलब कि जितने US डॉलर से बैक होने का मतलब है कि USDT तब मिलता है जब आप USD रखवाते हैं, उसके बैक पे US डॉलर होता है। USDT और USDT स्टेबल रहते हैं, उनकी प्राइस इतनी फ्लक्चुएट नहीं करती। आप जो हम कैश निकलवाते हैं वो भी हम USDT के थ्रू कराते हैं। जैसे हमने बिटकॉइन बेचना है, सबसे पहले उसको USDT में कन्वर्ट करेंगे, फिर USDT आगे दुनिया की लोकल करेंसी में चेंज होता है। ढेर सारी हैं स्टेबल करेंसी, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं USDT और USDC। मैं तो USDT यूज़ करता हूँ, आप सबको भी रिकमेंड करूँगा कि वही यूज़ करें। USDT को टीथर भी कहते हैं। ओके, तो आल्ट कॉइन्स का मैंने आपको बता दिया। बिटकॉइन के अलावा जो भी कॉइन्स होंगे वो आल्ट कॉइन्स होंगे।
और एक इसमें ये भी चीज़ होती है, एक होते हैं कॉइन्स और एक होते हैं टोकन्स। कॉइन्स वो होते हैं जिनकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, वो अपनी ब्लॉकचेन पे बने होते हैं। जैसे बिटकॉइन है, उसकी अपनी ब्लॉकचेन है। इथीरियम है, उसकी अपनी ब्लॉकचेन है। सोलाना है, सोलाना की अपनी ब्लॉकचेन है। लेकिन वो टोकन्स जो होते हैं वो दूसरे कॉइन्स की ब्लॉकचेन्स पे बने होते हैं। उनकी अपनी कोई ब्लॉकचेन नहीं होती, वो किसी और की ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे होते हैं। हमेशा कॉइन्स की ज़्यादा वर्थ होती है क्योंकि उनकी अपनी ब्लॉकचेन होती है। टोकन जो है वो आगे कॉइन्स का शॉर्ट फॉर्म है कि वो उन कॉइन्स की ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं। टोकन में हमारे पास आ जाता है बॉन्क है, वो सोलाना की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। फिर मैटिक है, एलडीओ है, इथीरियम की ब्लॉकचेन पे बने हुए हैं। फिर ओडी है, वो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। तो कॉइन्स कम है दुनिया में, टोकन्स ज़्यादा है क्योंकि ब्लॉकचेन बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। टोकन जो है ब्लॉकचेन पे बनते हैं। और ये कॉइन का लिखा हुआ है डिजिटल करेंसी है, सिमिलर है फिजिकल करेंसी के, और ये ऑपरेट करते हैं अपनी ब्लॉकचेन पे। ये सोर्स ऑफ पेमेंट्स भी यूज़ हो सकते हैं जैसे बिटकॉइन और इथीरियम। टोकन जो है डिजिटल एसेट है जो इशू किया गया पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, मतलब कि पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पे, और ये अपनी ब्लॉकचेन पे यूज़ नहीं होते, और ये यूज़ किए जाते हैं पेमेंट्स के लिए, डिजिटल एग्रीमेंट्स के लिए। और इनकी यूटिलिटीज़ होती हैं, और कुछ टोकन ऐसे होते हैं जो मतलब कि अननोन होते हैं, उनके ओनर्स का नहीं पता होता। अब कुछ कॉइन्स के ओनर हैं जिनका हमें पता है, जैसे इथीरियम के ओनर का हमें पता है, उसका नाम बड़ा मुश्किल है, विदालिक करके नाम है, आगे उसका सरनेम बड़ा मुश्किल है। कुछ कॉइन्स हैं जो कुछ कॉइन्स के ओनर्स ऐसे हैं जो अननोन है, कुछ कॉइन्स के ओनर्स ऐसे हैं जो मतलब कि हमें पता है उनके ओनर्स कौन है। ओके, फिर हम चलते हैं आगे। ये मैंने आपको बता दिया, मैं आपको ब्लॉकचेन दिखा देता हूँ एक। ओ, इसको साइड पे करें। अच्छा, ये सोलाना की ब्लॉकचेन है। इसमें ये सारी डिटेल्स आ रही हैं, आप ब्लॉक चेन्स पे जाके चीज़ें भी काफ़ी देख सकते हैं, कितने सालाना स्टेक हैं। स्टेक का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर नेटवर्क ट्रांजैक्शन है, टोटल ट्रांजैक्शन कितनी हुई हैं, इसकी सप्लाई कितनी है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ट्रांजैक्शंस भी देख सकते हैं ब्लॉक चेन में जाके। ये देखेंगे ट्रांजैक्शन आ गई, इस पर हम क्लिक करेंगे तो सारी ट्रांजैक्शन डिटेल आ जाएगी। ये इसका ब्लॉक नंबर आ गया, ये इसकी ट्रांजैक्शन आईडी आ गई, ये इसका आ गया कि किस एड्रेस ने भेजे हैं, ये टाइम भी आ गया, सक्सेस भी आ गया, रिज़ल्ट की फीस कितनी लगी है। तो कुछ जो ठीक है, यहाँ से हम सारी चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं ब्लॉक चेन। तो ठीक है, यहाँ से हम ये काफ़ी डिटेल्स वगैरह भी देख सकते हैं। अब इसकी मैं आगे फर्दर डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, वो फिर काफ़ी बोरिंग हो जाएगा, थोड़ा टेक्निकल भी आप लोगों को समझ नहीं आएगी। आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है ये फिर बाद में करेंगे। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो मैं आपको फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग थोड़ा बता देता हूँ कि असल में जो भी हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं ना, मैंने 1 लाख रुपया जमा कराया है, तो उसका 90% बैंक यूज़ कर लेगा। बैंक सिर्फ 10% रखेगा, मतलब कि बैंक 10,000 रुपये अपने पास रखेगा, 90,000 वो यूज़ कर लेगा। अब वो यूज़ कहाँ करेगा, वो इन्वेस्टमेंट में यूज़ करेगा। वो किसी को लोन दे देगा, या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देगा, या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा, या फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा, या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर देगा। तो बैंक जो है आपके पैसे रखता नहीं है, वो हमेशा इन्वेस्ट करता रहता है। तो वहाँ से बैंक अमीर हो ही जाते हैं। और अगर आप कभी भी, अगर आप बैंक में आपने नोट किया हो, आप 10 करोड़ रुपए विड्रॉ कराने जाएं, कोई भी बैंक आपको 10 करोड़ फ़ौरन देगा ही नहीं। वो कहेगा अभी तुम्हारे पास अवेलेबल ही नहीं है, आप इतने हफ्ते बाद आ जाएं, इतने दिन बाद आ जाएंगे, आप हमें कॉल करके आया करें। तो ये भी एक रीज़न है क्रिप्टो करेंसी बनाने का। और जब बैंक्स अब लॉस कर देता है ना अपनी इन्वेस्टमेंट में, तो वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, लोगों का पैसा डूब जाता है बैंक्स में। यूएस में इतने बैंक्स हैं जो डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, लोगों के पैसे उन्होंने डुबा दिए हैं। बैंकिंग सिस्टम का तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पता है, वो मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। इनमें बड़े ज़्यादा ग्लिचेस भी हैं बैंकिंग सिस्टम में, और इनके ऐसे ऐसे रूल्स हैं जो आप लोगों को पता चलें तो आप बैंकों में पैसा कम रखें। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। ये फ्रैक्शनल बैंकिंग रिजर्व
एक्सप्लेन भी की हुई है। ये डिपॉजिटर है, उसने बैंक में डिपॉजिट किया है। बैंक जो है वो स्मॉल फ्रैक्शन रखेगा, मतलब कि छोटी सी अमाउंट अपने बैंक में रिजर्व रखेगा, बाकी वो इन्वेस्ट कर देगा, लिखा हुआ है। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट इज यूज टू ग्रो रिवेन्यू, एग्जाम्पल कंज्यूमर लोन्स। आप लोग जो है ना बुक भी पढ़ेगा, रिच डैड पुअर डैड और थिंक एंड ग्रो रिच। फाइनेंशियल्स के बारे में आप लोग बुक्स ज़रूर पढ़ा करें, उससे आपको ये पैसे कैसे चलते हैं, ये वर्ल्ड मनी क्या है, अमीर कैसे होते हैं, ये पूरा बैंकिंग सिस्टम, ये मनी का कंसेप्ट, सब कुछ उन बुक्स में बताया गया जो अच्छी बुक्स हैं। मूवीज़ में भी काफ़ी बताया गया है, अब तो कुछ ऐसी मूवीज़ भी हैं। और ट्रेडिंग के बारे में भी मूवीज़ हैं, आप लोग वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखेंगे, काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैंने आपको अब सब कुछ बता दिया है क्रिप्टो करेंसी के बारे में और ब्लॉकचेन के बारे में। अब उम्मीद है काफ़ी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। बाकी आपने और डिटेल्स में जाना है तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं और गूगल पे भी देख सकते हैं। ये हमारा लेक्चर 1 था क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन का। अल्लाह हाफिज़।